नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस क्लास में हम रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने रीतिकाल के 2 वीडियो अपलोड किए हैं। उन दोनों वीडियो में आपको ऐसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करवाई है। वैसे ही उसी के पैटर्न को आगे लेकर चलते हुए 81वें नंबर पर हम आज की इस क्लास में पहुँचे हैं। तो इसके पहले की जो भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ, आरपीएससी, इन सभी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमने जो लिया है वो सभी वस्तुनिष्ठ फॉर्म में लिया है। इनके पूरे पाठ्यक्रम को शुरुआत से ये क्लासेस चल रही हैं, यानी कि आप अगर प्लेलिस्ट देखेंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियोज़ की लिंक देखेंगे या पुरानी वीडियोज़ को देखेंगे चैनल के अबाउट में जाकर के, तो आपको दिखेगा कि सभी जो है आदिकाल के पूरे पार्ट, भक्तिकाल के पूरे पार्ट और अब हम रीतिकाल के तीसरे पार्ट पर चल रहे हैं। तो इस तरह से सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी और उनमें ये ऑब्जेक्टिव माध्यम से ही आपको तैयारी करवाई जा रही है। उसमें आप लोग ज़रूर जुड़ें। साथ में जो भी नए साथी इस समय देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने अच्छे कमेंट हमारे तक पहुंचाएं। जो भी आपके सुझाव हों, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, उसे भी हमारे तक ज़रूर पहुंचाएं। आगे बढ़ते हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन हैं? यहाँ पर 2 चीज़ें छप गई, इनको ध्यान न दीजिएगा, एक ही होना चाहिए। या तो के कवि कौन है या तो के रचयिता कौन है। तो ये दोनों चीज़ें छपी हैं, इनको ध्यान मत दीजिए। रचयिता कौन है? सही उत्तर है डी ऑप्शन, भूषण। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? रीतिकाल के संबंध में है ये, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में शुक्ल जी ने लिखा है कि हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि इनमें से किसे कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भूषण को कहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। अलंकार निरूपक क्या है? भूषण के ग्रंथों में इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो कि अलंकार निरूपक ग्रंथ है? तो वो है शिवराज भूषण, यानी कि बी विकल्प यहाँ पर सही होगा, शिवराज भूषण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण जो ग्रंथ है इसमें किसका विवेचन मिलता है? इनमें से रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य में से तो इसमें मिलता है सी, अलंकारों का विवेचन मिलता है। और इसमें जो अलंकार का प्रयोग किया गया है उनकी संख्या है 210। यानी ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बनता है। आगे के प्रश्नों में आपको ये प्रश्न भी मिलेगा कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो सही उत्तर होगा 210। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी में किसके शासक या वर्णित है? शिवा बावनी में किस, यहाँ पर या नहीं होगा, ये गलत है। किस शासक का वर्णन है, यहाँ पर ये होना चाहिए। किस शासक का वर्णन है? बहुत सारी मिस्टेक है यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए इनको करेक्शन करते हुए, शिवा बावनी में किस शासक का वर्णन है? तो इसमें शिवाजी महाराज यानी सी विकल्प का वर्णन है। अगला प्रश्न है, इनमें से भूषण का कौन सा ग्रंथ रीतिपरक ग्रंथ है? रीति ग्रंथ है भूषण का, इनमें से कौन सा? तो सही उत्तर है शिवराज भूषण, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? देखिए ये जो आप अभी वीडियोस देख रहे हैं इनको प्राइमरी में सेट किया गया है और जो इसका विकल्प है, यानी कि जो आपको लाइव चैट का एक माध्यम मिल जाता है, वहाँ पर अपने इन ऑप्शन को आप टाइप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी भी जचती रहेगी। क्योंकि बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, इसी वजह से परीक्षा में हमारे मार्क्स कम रह जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मौका मिल रहा है कि आप सारे प्रश्नों को भी टच कर रहे हैं, साथ में अपनी तैयारी को भी बखूबी जांच सकते हैं। तो उन ऑप्शन के जो कि आपको सही लगते हैं उनको आप यहाँ पर टाइप भी करते चल सकते हैं। अगर बाद में देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में भी टाइप आप कर सकते हैं। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? बी ऑप्शन 210। अगला प्रश्न है, सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं देव, बी ऑप्शन देव कवि। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ, ये किसने कहा है? और आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में ये टिप्पणी की है? एक तो ये पूछा जा सकता है, ये कथन किसका है? इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, एक तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा,
कि कथन किसका है, शुक्ल जी का, और दूसरा ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया है देव के बारे में, ए ऑप्शन, यानी कि देव के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है देव कवि किस जिले के थे, इनका जो जनपद था वो कौन सा था, तो देव का जो जन्म हुआ वो हुआ इटावा जनपद में, डी ऑप्शन, इटावा जनपद में जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है, जो अष्टयाम नामक पुस्तक है इसमें किसकी दिनचर्या का वर्णन है, तो बी ऑप्शन सही है, राम की दिनचर्या का वर्णन है। और देव कवि की ये रचना है अष्टयाम, इसमें दिन के 8 पहरों में होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध कवि देव हैं, इनमें से किस प्रकार का, मतलब देव कवि जो हैं वो किस प्रकार की वादी हैं, तो सही उत्तर इसमें होगा रसवादी, यानी कि डी ऑप्शन। रीतिबद्ध कवि जो देव हैं वो रसवादी विचारधारा के हैं और इसमें सही उत्तर डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है जाति विलास के रचयिता कौन है, जाति विलास के रचयिता बी ऑप्शन देव हैं। अगला प्रश्न है भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, ये उक्ति किस आचार्य की है, भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है, तो ये है देव की, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। GIC 2012 का ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है काव्य रसायन के रचनाकार कौन है, 95 नंबर का इस प्रश्न का उत्तर भी बी ऑप्शन देव है, यानी कि काव्य रसायन के रचनाकार देव हैं। अगला प्रश्न है अष्टयाम किसकी रचना है, इसके रचनाकार हैं देव, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम किसने बताया है। देखिए पिछली वीडियो जो अपलोड हुई थी उसमें कई सारे लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि घनश्याम नाम बताया गया है क्वेश्चन में, तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपकी जानकारी में कोई और भी नाम हो भूषण के तो उन्हें भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। तो यहाँ पर एक और नया नाम मिल रहा है जिसे कि लोगों ने मूल नाम माना है, कुछ लोगों का मानना है जिसमें से कौन आते हैं कि पतिराम या मनीराम किसने बताया है, तो गणपत चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन, गणपत चंद्रगुप्त जी मानते हैं कि भूषण का जो मूल नाम था वो पतिराम या मनीराम था। अगला प्रश्न है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास किसकी रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास ये सभी देव कवि की रचनाएं हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। जाति विलास के रचनाकार कौन हैं, जाति विलास के रचनाकार हैं देव, ए ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है, कवि देव जो हैं उनकी कौन सी रचना नहीं है, तो सही उत्तर है रस पीयूष निधि, सी ऑप्शन इनकी रचना नहीं है। देव माया प्रपंच, सुख सागर तरंग, रस विलास ये सभी रचनाएं देव की हैं। अगला प्रश्न है जाति विलास में निम्न में से किसका वर्णन है, जाति विलास रचना में इनमें से किसका वर्णन है, तो सही उत्तर है विभिन्न जातियों एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। जाति विलास में विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है रस सारांश के रचनाकार कौन है, रस सारांश के रचनाकार हैं भिखारी दास, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है भिखारी दास ने किस रचना में छंदों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है, भिखारी दास ने किस रचना में छंदों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है, तो सही उत्तर है बी ऑप्शन छंदाड़ो पिंगल। अगला प्रश्न है भिखारी दास की रचना नामकोश ग्रंथ का प्रकार क्या है, जो भिखारी दास की रचना है जिसका नाम है नामकोश, इस ग्रंथ का प्रकार क्या है, तो ये है एक कोश ग्रंथ, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है भिखारी दास किसके आश्रित कवि थे, यानी किस राजा के आश्रित थे ये, तो सही उत्तर है हिंदू पति सिंह, यानी कि डी ऑप्शन हिंदू पति सिंह राजा के आश्रित कवि थे भिखारी दास। अगला प्रश्न है इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं। 106 नंबर में जो ये प्रश्न पूछा गया है इसका सही उत्तर है
सी ऑप्शन भिखारीदास। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी हम क्वेश्चन लेते हैं तो लगभग उसी कवि से संबंधित लेते हैं, क्योंकि जब हम एक कवि को हमने उठाया तो हमने लगभग उनके सभी बनने वाले प्रश्नों को उठाने का प्रयास किया है। तो ये विशेष चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि एक साथ उनके पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को लगभग समाहित किया गया है एक साथ ही। तो जैसे भिखारीदास की चर्चा हो रही है तो सिर्फ भिखारीदास से संबंधित उनकी रचनाएं, उनके प्रश्नों को ही आगे आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे ही देव की चर्चा हुई तो देव के ही बारे में प्रश्नों को मिला पढ़ने को। तो इस प्रकार से एक तरह से ये संकलन ऐसा कि जिसमें जिस भी कवि को उठाया गया उस कवि के बनने वाले समस्त प्रश्नों को लगभग लेने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न है, आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है। नहीं है पूछा गया है, कौन सा इसमें से नहीं है? तो सही उत्तर होगा काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश जो है वो चिंतामणि की रचना है और अन्य सभी भिखारीदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं। शतरंज शतिका किसकी रचना है? तो भिखारीदास की है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दोऊ भये सुकविन के सरदार, उक्त के रचनाकार कौन हैं? तुलसी गंग दोऊ भये सुकविन के सरदार, उक्त के रचनाकार हैं भिखारीदास, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भिखारीदास की रचना है, इनमें से कौन सी रचना भिखारीदास की है? तो सही उत्तर है काव्य निर्णय, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का अंतिम आचार्य कौन माना जाता है? इसमें से रीतिकाल का अंतिम आचार्य भिखारीदास को आचार्य शुक्ल ने माना है कि भिखारीदास जो हैं वो रीतिकाल के अंतिम कवि या अंतिम आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं भिखारीदास। अगला प्रश्न है, भिखारीदास की किस रचना में शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है? तो ये जो रचना है ये शतरंज के नाम से ही आपको पता चल गई होगी, बी ऑप्शन शतरंज शतिका के नाम से है। अगला प्रश्न है, रीति कवि पद्माकर किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? पद्माकर किसके दरबारी कवि थे ये बताना है। तो पद्माकर जो थे वो जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह यानी कि बी ऑप्शन प्रताप सिंह के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, जिनसे इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, पद्माभरण के रचनाकार कौन हैं? पद्माभरण रचना जो है वो पद्माकर की है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? जब भी प्रश्न में नहीं आए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? नहीं को अंडरलाइन करना चाहिए, जिससे हम सिर्फ उसी रचना को ढूंढें जो कि उनकी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाषाभूषण, डी ऑप्शन। भाषाभूषण रचना जो है वो जसवंत सिंह की है, ये पद्माकर की नहीं है। जगत विनोद, गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर बिरदावली ये सभी रचनाएं पद्माकर की हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है? तो सही उत्तर है इसमें पद्माकर भट्ट, सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई? कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई है? तो सही उत्तर है राजा प्रताप सिंह के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन। राजा प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध पचासा ये पद्माकर का ग्रंथ है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद पद्माकर ने किस नाम से किया? जो वाल्मीकि की रामायण थी उसका छायानुवाद पद्माकर ने किया है, वो किस नाम से किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राम रसायन, यानी कि बी ऑप्शन। राम रसायन नाम से वाल्मीकि जी की रामायण का छायानुवाद पद्माकर ने किया है। अगला प्रश्न है, जगत विनोद ग्रंथ में कितने प्रकाश संकलित हैं? देखिए, मैं ये जानती हूँ कि जो प्रश्नों का संयोजन यहाँ पर हमने किया है वो बहुत ही ढूंढ के कई सारी किताबों से, कई सारे नोट्स से और कई सारे प्रैक्टिस सेट से, साथ में पूछे गए प्रश्नों से, तो इस तरह से हमने इनका संयोजन किया है कि आपको एक ही जगह लगभग हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएं जो कि उस काल विशेष से संबंधित हो या उस कवि विशेष से संबंधित हो। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि
जो भी आंसर दिया गया वो टाइप होने के बजाय कोई दूसरा आंसर टाइप हो गया है और उसका करेक्शन ठीक से नहीं हो पाया, इस वजह से मिस्टेक यहाँ पर कहीं कहीं मिलती हैं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थनी हूँ और आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से सुने, उनके सही आंसर को। अगर आपको ज़रा सा भी कुछ भी डाउट लगता है तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, सर्च करके लिखें, जिससे कि अगर मैं उस कमेंट को देखती हूँ तो मेरी नज़र पड़ती है। और मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों की कि आप लोग ऐसा कर भी रहे हैं। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी आपको दिक्कत है या तो आप उसको सर्च करते हैं और फिर मुझ तक सही उत्तर पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी भी हूं। और इससे ये होता है कि जो लोग बाद में वीडियोज़ को देख रहे हैं उनके तक वो गलत उत्तर नहीं जाएगा, उसको मैसेज में पिन कर दिया जाता है जिससे कि वो गलत उत्तर ना जाए। और इसका एक मूल कारण यही है कि जब हम क्लास मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्लास ले रहे होते हैं तो उस समय इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता किसी क्वेश्चन पर। जो आंसर हमारे सामने लिखा होता है हम सिर्फ उसी को ले पाते हैं, करेक्शन करने का कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को खुद से पकड़ नहीं पाते जब तक कोई दूसरा नहीं पकड़ता है। आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा अपने जीवन में। तो ये चीज़ें मैं आपसे इसलिए बता रही हूँ कि आप जो है अगर इस तरह की कोई भी मिस्टेक यहाँ पे पाते हैं तो उसे ज़रूर लिखें और साथ में उत्साहवर्धन भी करें कि हाँ क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से संजोए गए हैं, काफ़ी अच्छा संयोजन किया गया है। और इसलिए कि भले आपका उत्तर कहीं न कहीं कुछ न कुछ डाउटफुल, इसमें कहीं किसी भी क्वेश्चन में, पूरे वीडियो में कहीं एक क्वेश्चन ऐसा होता है, 3-4 वीडियो में कहीं ऐसा एक क्वेश्चन होता है, लेकिन कम से कम आपको क्वेश्चन तो बेहतरीन मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को साझा कर रही थी कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज करें। हाँ, अगर आपको उसका उत्तर सही उत्तर पता है तो ज़रूर उसे लिखें। और इसके लिए मैं बार बार आपसे यही कहूँगी कि मैं इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि करेक्शन ठीक से नहीं हो पाया है और उसी करेक्शन की ना हो पाने की वजह से कोई उत्तर आप तक गलत पहुँचा है किसी वीडियो में, जिसे बाद में मैंने करेक्ट करते हुए और आपके सुझाव देखते हुए, आपके कमेंट को देखते हुए मैंने बाद में करेक्शन किया है और उसे मैसेज में पिन भी कर दिया है। हाँ, इसके लिए मैं ज़रूर एक सेपरेट वीडियो डाल दूँगी कि जिन भी क्वेश्चन का गलत उत्तर गया है वो किसी के पास ना, मतलब उसके जहन में वही ना बैठा रह जाए। इसलिए उस वीडियो को जब भी वो देख लेगा तो वो यहाँ पर अपने उस उत्तर को करेक्शन भी कर लेगा। फ़िलहाल मैं जानती हूँ ये बहुत बेसिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कि इस तरह की मिस्टेक हो जाती है, तो वो बेसिक क्वेश्चन आपने पहले ही से बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो मुझे इतना ही कहना था। फिलहाल हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। अगला है कि जगत विनोद ग्रंथ में कितने प्रकाश संकलित हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है 6, सी ऑप्शन, 6 प्रकाश इसमें संकलित हैं। अगला प्रश्न है, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। बहुत ही फेमस पंक्ति है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर ये ना पूछी गई हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, या आरपीएससी का हो, एलटी का हो। मतलब इस पंक्ति से तो बहुत ही मुश्किल से कोई एग्ज़ाम अछूता है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखें। ये बहुत अच्छी, लला फिर आइयो खेलन होरी, ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पद्माकर। पद्माकर की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पद्माकर का अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? अलंकार निरूपक ग्रंथ पद्माकर का इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर है पद्माभरण, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही है। अगला है, गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी जो है वो है पद्माकर की रचना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, पद्माकर की भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा का था? जो पद्माकर ने अपनी काव्य में भाषा प्रयोग की है उसमें किस भाषा का सर्वाधिक प्रभाव उनकी भाषा पर था? इसका जो सही उत्तर है वो है बुंदेलखंडी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इस तरह से हमने आज यहाँ पर 125 नंबर तक के प्रश्नों को लिया है और आगे की क्लास में हम इसके आगे के नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और इन सभी प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने का पूरा एक जो प्रयास है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। आपको सराहनीय लगे तो आप ज़रूर लाइक करें और आपके लाइक हमें बताते हैं कि हमें किस दिशा में और काम करना चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत बोरिंग लगता है, पढ़ाई करना तो वैसे भी बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है कुछ ना कुछ मैं बीच बीच में डालती रहती हूँ, जिससे कि आप लोग कहीं बोर होकर के छोड़ के न जाएं।
ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप वीडियोस देखेंगे तो मेरा बहुत कोई प्रॉफिट होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं इस आधुनिक दुनिया में आप कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं कि कितना किसको क्या किस व्यूज पे मिलता है। मुझे कुछ भी नहीं मिलता और ना ही मैं कुछ मिलने की चाहत रखती हूँ। बस मैं सिर्फ एक कंटिन्यूटी चाहती हूँ। बहुत दिनों से मैंने वीडियोज़ नहीं दी हैं चैनल पर, बिल्कुल निष्क्रिय रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ चैनल कहीं बंद ना हो और आप लोगों के बीच में मैं जो है ऐसे ही उपस्थित रहूँ। इस वजह से ये चीज़ें चल रही हैं, निरंतरता बनाई जा रही है। साथ ही आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, सराह रहे हैं, इससे जो है थोड़ा सा उत्साहवर्धन भी हो जा रहा है। तो इस वजह से जो है आगे की क्लासेस ऐसे चलती रहें, इसके लिए आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ मैं बस एक लाइक ही चाहती हूँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव भी व्यक्त करें और साथ में जो है आगे के प्रश्नों की श्रृंखला को देखने के लिए ज़रूर जुड़ें हमसे। पीछे जो प्रश्न हो चुके हैं, जो भी टॉपिक हो चुके हैं, उन सभी टॉपिक्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को देख सकते हैं या कम्युनिटी सेक्शन में प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और जो चैनल का अबाउट होता है वहाँ पे जब टच करते हैं आप तो प्लेलिस्ट की पूरी एक जो है लिस्ट है और उसमें जा कर के किसी भी कोर्स के लिए आप उसको टच कर सकते हैं। सारी वीडियोज़ आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाती हैं और बाकी आपको जो भी हाईलाइट वीडियो है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में क्योंकि मेरा चैनल बहुत कम ग्रो कर रहा है, मैं ज़्यादा हाईलाइट्स पे भी भरोसा नहीं करती क्योंकि जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके लिए बड़े बड़े चैनल्स बहुत सारे हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, काफ़ी काबिल लोग पढ़ा रहे हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ के साथ पढ़ा रहे हैं, तो उनका मेरा कोई भी मेरी कोई बराबरी नहीं है। बस मैं अपने शौक़ के लिए करती हूँ और आप लोगों तक मेरी जो बोलने की शैली है आप लोगों को पसंद आती है, मनोबल बढ़ता है बताते हैं तो मुझे लगता है ऐसा कि हाँ मुझे ज़रूर कुछ करना चाहिए। ठीक है। और बाकी इसमें ना तो कोई उद्देश्य ऐसा है कि नहीं कमाई करनी है या कोई बहुत ज़्यादा वो नाम कमाना, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस एक शौक़ है, एक शौक़ के पर्पज़ से मैं इसको करती हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छे से, जो लोग मुझसे पुराने से जुड़े हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे भी मैं ऐसे बनी रहूँगी, ऐसे ही वीडियोज़ देती रहूँगी और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से बखूबी कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम की डेट घोषित नहीं हुई है इसलिए थोड़ी बहुत लापरवाही भी हो जाती है, रूटीन नहीं है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम डेट घोषित होगी आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे इसी चैनल पर और 125 क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो आप लोग परचेज भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। इस तरह से मैं ये तैयारी आपको अच्छे से करवाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे की क्लास यानी कल रात 9 बजे की क्लास को पाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। डेली नहीं, सोमवार से शनिवार जो है आपको रात 9 बजे ये क्लासेस दी जा रही हैं और इसके साथ भी आप बहुत सारी वीडियोज़ यूजीसी नेट का अगर आप पढ़ रहे हैं सिलेबस तो उसके ऊपर भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ से भी आप अपने कुछ जो भी आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियोज़ हैं जो कि देख सकते हैं। और एलटी के लिए, टेट सेटेट के लिए भी कुछ वीडियोज़ पड़ी हुई थी लेकिन उस पर मेरा ज़्यादा फोकस नहीं था। मेरा बस मेन जो फोकस है वो बस यही टीजीटी पीजीटी नेट का ही है और ये सब जो है क्लासेस जो हैं उसी से संबंधित अपलोड की गई हैं। चलिए मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। धन्यवाद।